जिनेंद्र, हमारा जो अब मेन विषय है उसको प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले चर्चा करी कि पूरे विषय को हम दो भागों में समझेंगे, एक है आगमिक समय और एक है वर्तमान समय। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा आगमिक समय पर। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि आगमिक समय में केवल आगम के अंदर जो आकाश है, आगम के वक्त का जो आकाश है, केवल उसी पे चर्चा होगी। तो काफी सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे या फिर कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो वर्तमान से मेल नहीं खाएगा, मतलब वो हम लोग यूज भी नहीं करेंगे। तो वो कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि जैसे ही पूरा कोर्स खत्म होगा आगमिक समय और वर्तमान समय, तो हम सब कुछ कोरिलेट कर पाएंगे। बट अभी के लिए जो हमारा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ है आगमिक समय के ऊपर, कि आगम के समय पर या भगवान ने जो आगम में बताया है आज से 2500 साल पहले, उसमें क्या बताया है, उसके क्या सिद्धांत है, उसको गहराई से और एकदम न्यूट्रल होकर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम इसमें से जो दो प्रश्न है उस पे फोकस करेंगे। युग किसे कहते हैं और आधुनिक आधार से युग कितने वर्ष का। अब यही प्रश्न आप देखेंगे तो वर्तमान में भी है, युग किसे कहते हैं, युग कितने वर्ष का। ये हम अभी नहीं देखेंगे, हम केवल इसी पे फोकस करेंगे। जो जब हम पूरा ये सब्जेक्ट समझ लेंगे आगमिक समय वाला, तब ही हम वर्तमान समय पर आगे बढ़ेंगे। अब जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में काफी विस्तार से चर्चा करी कि ये जम्बू द्वीप है जो 1 लाख योजन का है, और उसमें 28 नक्षत्र का परिवार इस तरफ है। इसी प्रकार मतलब आप ये जो देख रहे हैं, सेम इसी तरह से 28 नक्षत्र का परिवार इस तरफ है। तो ये हमारा इरवत हो गया, ये हमारा भरत हो गया। अब इसमें से ये जैसे हमने समझा था कि 180 योजन यहाँ पर है और 330 योजन यहाँ पर लवण समुद्र में है। जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो ये वाला जो है 330 योजन लवण समुद्र में है, और टोटल 510 योजन का मेरा बेल्ट है। इस बेल्ट में क्या है, तो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि सब इसी बेल्ट में है 510 योजन के, और यहाँ से 1121 जब हम छोड़ते हैं तब तारे प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसको हमने पहले समझा था। अब सबसे प्रथम जो प्रश्न है वो ये है कि युग किसे कहते हैं। अब युग का मतलब क्या है, और इसको अब हम समझते हैं। तो युग ये है कि सूर्य चंद्र और नक्षत्र वो कोई एक निश्चित तिथि पर जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति में फिर से आने में उसको जो समय लगता है उसे युग कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और तो मैं जूम करके यदि आपको दिखाऊं, तो भरत क्षेत्र में यहाँ पर सूर्य पुष्य में है और चंद्र जो है अभिजीत में। चंद्र मतलब अभिजीत का आप देखेंगे तो ये पर्पल कलर है, इसमें बस ये प्रारंभ हो रहा है। और ये पोजीशन, और हम अब ये समझते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये श्रावणवदी एकम है। ठीक है, श्रावणवदी एकम। अभी ये जो स्थिति है कि सूर्य का पुष्य में होना और चंद्र का अभिजीत में होना, तो इसमें हमने तीन चीजें जो बोली, एक हुआ सूर्य, दूसरा हुआ चंद्र, तीसरा हुआ ये नक्षत्र, ये जो नक्षत्र है वो, और एक और चीज है ये तिथि। ठीक है, तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो फिर से कितने टाइम पर रिपीट, मतलब ये जो स्थिति है आकाश में कि सूर्य का पुष्य में होना, चंद्र का अभिजीत में होना और श्रावणवती एकम पर ही होना, ये तीनों घटनाएं फिर से कब होगी, उसमें जो लगने वाला समय है उसे युग कहते हैं। ये कॉन्सेप्चुअली समझना काफी इम्पोर्टेंट है। केवल यहाँ पर जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया उसको याद रखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसका कॉन्सेप्ट समझे। तो कॉन्सेप्ट में यही है कि सूर्य जिस नक्षत्र में हो, चंद्र जिस नक्षत्र में हो, और जो निश्चित तिथि हो उसमें वह वही स्थिति पुनः होने में लगने वाला समय, उसको हम एक युग कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम देखेंगे तो अब ये युग की डेफिनेशन जो है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिखा है कि ये चक्र की तरह रिपीट होते रहता है। तब ऐसा नहीं कि एक बार हुआ फिर नहीं होगा, ये एक कॉन्स्टेंटली रिपीटिशन मोड पे चलता रहता है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में हमने अभी जो समझा कि श्रावणवती एकम को सूर्य पुष्य में है, चंद्र अभिजीत में है। अब फिर से जब श्रावणवती एकम को सूर्य पुष्य में होगा और चंद्र अभिजीत में होगा, उसमें जो लगने वाला समय है उसे युग कहते हैं। अब सूर्य पुष्य में फिर से कब आएगा, तो सूर्य पुष्य में तो हर साल आता है, मतलब सूर्य को पूरे नक्षत्र कवर करके फिर से उसी नक्षत्र में आने में लगता है लगभग 1 वर्ष।
और चंद्र हर महीने उसी नक्षत्र में आ जाते हैं। तो सूर्य पुष्य में हर वर्ष आएगा, चंद्र अभिजीत में हर महीना आएगा। पर क्या वो श्रावणवती एकम पर आएंगे? नहीं। क्या वो साथ में आएंगे? तो साथ में अभी नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम तीनों की संगति देखें। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे, तो सूर्य का नक्षत्र के साथ, दूसरा चंद्र का नक्षत्र के साथ, और तीसरा तिथि। ठीक है, ये तीनों चीजें साथ में होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्चुअली हमको एकदम क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि सूर्य जिस नक्षत्र में है, चंद्र जिस नक्षत्र में है, और जिस तिथि पर ये घटना आसमान में हो रही है, वह पुनः जब रिपीट होगी तब उसको युग कहेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए, आगमिक आधार से युग कितने वर्ष का? तो आगमिक आधार से युग 5 वर्ष का है। वो 5 वर्ष का अर्थ क्या हुआ? 5 वर्ष का अर्थ ये हुआ कि जैसे सूर्य आज पुष्य में है, चंद्र अभिजीत में है, श्रावणवदी एकम है, ये आगम का ही उदाहरण हमने लिया है। जो आगम में युग कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आगम में सूर्य उदय से युग का प्रारंभ किया है। अब ये भरत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र में यहाँ पर लगभग हम माने कि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, और श्रावणवदी एकम है। यहाँ पर जैसे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है श्रावणवदी एकम। ठीक है, तो वधी है, इसका अर्थ है कृष्ण पक्ष, मतलब अभी पूर्णिमा का अंत हुआ है। जब सूर्य उदय से जस्ट पहले पूर्णिमा का अंत हुआ है, इसीलिए जब हम देखेंगे, तो अब ये जो इमेज है, ये भरत के अंदर जो हमको 28 नक्षत्र दिख रहे हैं, इसमें से हमको आसमान इसका आधा दिखता है, इसका आधा ही नजर आता है। मतलब सूर्य और चंद्र पूर्णिमा को खत्म करके जस्ट इसी पॉइंट पर श्रावणवदी एकम का प्रारंभ कर रहे हैं। तब सूर्य पुष्य में है, चंद्र अभिजीत में है, और तिथि है श्रावणवदी एकम सूर्योदय पर। अब ये स्थिति अगले वर्ष श्रावणवदी एकम पर, उसके अगले वर्ष श्रावणवदी एकम पर, या उसके वर्ष मतलब अगले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ष में श्रावणवदी एकम पर ये सेम सिचुएशन नहीं होगी। मतलब ये जो श्रावणवदी एकम पर सूर्य का पुष्य में और चंद्र का अभिजीत में आना, ये सेम सिचुएशन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में नहीं होगी। कब होगी? सीधी 5वें वर्ष के पश्चात होगी इनफैक्ट। तो इसीलिए इसे एक युग का है। मतलब ये जो सेम सिचुएशन है वो रिपीट कब हो रही है? तो 5 वर्ष के बाद हो रहा है। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि युग 5 वर्ष का होता था। अभी भी हमको कॉन्सेप्चुअली ये क्लैरिटी रखना है कि जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो केवल और केवल आगमिक समय की कर रहे हैं। आगमिक समय की जब हम बात करते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आगमिक समय का आकाश, मतलब आगम के पाठ तो हमने लिए ही हैं, पर वो आकाश केवल जैन धर्म के लिए था ऐसा नहीं था। तो वो आकाश अन्य धर्म के लिए भी था, भले वो हिंदू हो या बौद्ध धर्म हो या कोई भी अन्य धर्म हो। इसीलिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो वेदांग ज्योतिष में भी यही पंचवर्षीय युग को लिया गया है। वेदांग ज्योतिष हमने पहले भी इसकी चर्चा करी है, इसमें भी पंचवर्षीय युग है। बौद्ध धर्म में भी पंचवर्षीय युग बताया गया है, क्योंकि उस समय का आसमान था। तो युग 5 वर्ष का होता था। अब युग के बाद, युग के 5 प्रकार है। वो 5 प्रकार इस तरह से है कि सूर्य संवत्सर, चंद्र संवत्सर, नक्षत्र संवत्सर, ऋतु संवत्सर और विवर्तित संवत्सर। इसकी चर्चा इस वाले लेक्चर में हम नहीं करेंगे, इसके आगे वाले लेक्चर में करेंगे। पर सूर्य संवत्सर क्या है? तो सूर्य संवत्सर है सोलर ईयर। वो कैसे बनता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको हम समझेंगे बाद में। चंद्र संवत्सर है लूनार ईयर। और फिर नक्षत्र संवत्सर है हमारा जो कॉन्स्टलेशन ईयर होता है वो। ऋतु संवत्सर एक नॉर्मल प्रजा के यूज के लिए, डेली यूज के लिए ऋतु संवत्सर हुआ करता था। और अभिवर्धित संवत्सर, जिस संवत्सर में अधिक मास आता है उसे हम अधिक अभिवर्धित संवत्सर बोलते हैं। अब जो पंचवर्षीय युग, जिसको आप
फिर से सुनेंगे इसी वर्ड को कई बार, पंचवर्षीय युग। युग जो था अभी हमने देखा वो युग कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का, इसीलिए उसका नाम रखा है पंचवर्षीय युग। अब जो ये पंचवर्षीय युग है उसका कैलकुलेशन समझने से पहले जो 5 साल है उसके अलग अलग नाम दिए, मतलब ये 1 2 3 4 5। तो वन का नाम क्या है, तो चंद्र संवत्सर। दूसरा है, दूसरा भी चंद्र है। तीसरा अभिवर्धित है। चौथा चंद्र। फिर से पांचवा अभिवर्धित। ये जो पंचवर्षीय युग हमने बोला कि फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग के सूर्योदय पर सूर्य पुष्य में है, चंद्र अभिजीत में है, ये सिचुएशन कब रिपीट हो रही है, तो फिर से यहाँ पे वन आएगा तब। समझे, यहाँ पर वन आएगा तब। तो ये सिचुएशन तब रेज होगी। तो ये जो बना 5 साल, इसको हमने बोला पंचवर्षीय युग। इसमें पहले वर्ष को चंद्र वर्ष बोलेंगे, चंद्र संवत्सर। दूसरे को चंद्र संवत्सर, तीसरे को अभिवर्धित, चौथे को फिर से चंद्र, और पांचवे को अभिवर्धित। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आने के बाद अब हम एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को समझेंगे। अभी भगवान ने जब आगम में इसकी गणना बताई है, जो इसका मैथमेटिक्स है वो बताया है, तब उस समय पर केवल ज्ञान में भगवान डिग्री वगैरह सब देखते थे, पर डिग्री से हमारी जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट नहीं होती है और वो और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो भगवान ने उसको और सरल बनाने के लिए भाग का प्रयोग किया है। भाग यानी क्या, तो आज जैसे हम सर्कल के भाग लेते हैं तो ये लेते हैं कि 0 डिग्री। तो अब सर्कल के टोटल हमको डिग्री में कितने भाग पता है, तो 360 डिग्री। मतलब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 90 डिग्री, 270, 180, 360। तो ये जितने भाग है हमको इतने ही पता है डिग्री के बेसिस पर। अब भगवान ने क्या कहा, भगवान ने ये कहा कि हम जम्बू द्वीप के 1,09,800 भाग करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, सिंपल है, जैसे हम सर्कल में 360 भाग करके 360 डिग्री बनाते हैं, उसी प्रकार सेंटर से ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, यूं करते 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 ये जो मेरा लास्ट वाला भाग होगा, मतलब यहाँ पर बनाते हुए भाग, ये ऐसे भाग बनाते 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 जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो मैंने सर्कल के कितने भाग कर लिए होंगे, तो 1,09,800 भाग सर्कल के मेरे को लेने हैं। ये किसके भाग ले रहे हैं हम, आकाश के। जम्बू द्वीप का जो आकाश है ये उसके भाग है। इसको बहुत आराम से और ध्यान से समझ लेना है कि जम्बू द्वीप के आकाश के 1,09,800 भाग किए। 1,09,800 भाग अपेक्षा से क्या है, वर्तमान में 360 डिग्री। ठीक है, अभी इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। अब यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो रहने वाला है भरत क्षेत्र पे। ठीक है, तो भरत क्षेत्र के कितने भाग है, तो भरत क्षेत्र के भाग है 54,900। क्योंकि जब हमने इसको और इसको डिवाइड कर दिया तो ये 54,900 का भाग और ये 54,900 का भाग, तो टोटल मेरा ये आ जाता है। अभी इसमें हम देखेंगे सबकी गति, मतलब सूर्य, चंद्र और नक्षत्र की गति। तो सबसे पहले हम समझेंगे चंद्र की गति कितनी है। तो जो 1,09,800 भाग किए उसमें चंद्र की गति आती है 1768 भाग प्रति मुहूर्त। अब जनरली हमारे मैथ्स वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम लिखते हैं किलोमीटर पर आवर। पर किलोमीटर पर आवर के बदले यहाँ पर क्या यूनिट है, तो यहाँ पे है भाग प्रति मुहूर्त, कितने भाग चला वो। अब ये क्यों कि चंद्र की अपेक्षा और सूर्य की अपेक्षा या किसी भी नक्षत्र की अपेक्षा, इसको हम समझेंगे। पर यहाँ पर है भाग। भाग का अर्थ क्या हुआ कि एक सर्कल है, वो सर्कल के 1,09,800 भाग किए, उसमें से 1768 भाग, मतलब इस सर्कल का 1768 भाग जो है उतना चंद्र एक मुहूर्त में चलता है। एक मुहूर्त कितना है, तो लगभग 48 मिनट। ठीक है, तो ये चंद्र की गति हुई।
अब इसी प्रकार सूर्य की गति कितनी, तो सूर्य की गति है 1830 भाग प्रति मुहूर्त। और ये मैंने पहले भी समझा है कि सूर्य की जो गति है वो चंद्र से अधिक है, इसका विमान छोटा है चंद्र से। तो सूर्य क्या करेगा, तो सूर्य इतने भाग ज्यादा चलेगा चंद्र से। अब नक्षत्र का जब हम देखेंगे तो नक्षत्र की आएगी 1835 भाग प्रति मुहूर्त। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो रिलेटिव स्पीड सूर्य और नक्षत्र के बीच में वो केवल 5 भाग प्रति मुहूर्त का अंतर है। और चंद्र और नक्षत्र में वो काफी ज्यादा है, मतलब एक में 1835 है, एक में 1768 है। तो यहाँ पर इसको पहले हम अच्छे से समझ लेंगे। जम्बूद्वीप के जब 1,09,800 भाग करते हैं, उसमें से इरवत के जब हम भाग लेंगे तो वो आएंगे 54,900। भरत के जो भाग है वो आएंगे 54,900। अब इसमें आगे विषय को और सरल बनाने के लिए हम केवल इसी पे फोकस करेंगे, भरत के भाग पर। तो भरत की अपेक्षा से हमें आसमान कैसा दिखता है, तो हमें आसमान इसका भी आधा दिखता है। मतलब एक साथ कभी हम 28 नक्षत्र नहीं देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सिर्फ इसका भी 1/2 देखते हैं एट अ टाइम, मतलब 27,450। तो क्या होगा कि ये जो है ये घूमता रहेगा। मतलब जो हम पहले वाली इमेज देख रहे थे, तो जैसे ये सूर्योदय हुआ, अब ये धीरे 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 आगे बढ़ेगा। तो क्या दिखेगा हमें, पुष्य से अश्लेषा दिखेगा, फिर मक्का दिखेगा, फिर पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति। फिर ये जो विशाखा है वो विशाखा यहाँ आएगा। कहाँ का, इरवत वाला, इरवत का विशाखा। फिर आएगा अनुराधा। तो ये यूं आगे बढ़ते जाएगा और ये चक्र चलता रहने वाला है। ये हमने पहले भी समझा है इसको डिटेल में। तो ये इस तरह से आगे चलते रहने वाला है। पर हमारे लिए दिन, अब हम कितना देख रहे हैं, तो इसका 27,450 लगभग हम लोग एक टाइम में देख रहे हैं, इतना ही। तो हमारी अपेक्षा से क्या है, हमारी अपेक्षा से तो इसको यदि हम 360 डिग्री भी पूरा मान लें भरत की अपेक्षा से, क्योंकि जब यहाँ से ये आगे बढ़ेगा तो हमको इरवत के भी नक्षत्र दिखने लगेंगे, यहाँ के भी नक्षत्र। तो हमारे लिए जो आसमान है इसको भी हम संपूर्ण मान के गणना कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। और इसमें स्पीड भी हम चेंज नहीं करेंगे। मतलब जैसे अगर हमने चंद्र की जो स्पीड ली है 1768 भाग प्रति मुहूर्त, उसमें वही रखेंगे। सूर्य की जो है 1830 भाग प्रति मुहूर्त, उसको वही रखेंगे। और नक्षत्र की 1835 भाग प्रति मुहूर्त। अब एक प्रश्न यह है कि इसको भाग प्रति मुहूर्त लेने का अर्थ क्या है। तो जैसा कि हमने पहले समझा था, सूर्य के जो है वो है 184 मंडल और चंद्र के हैं 15 मंडल। तो जब हम मंडल समझते हैं, तो मंडल में जब हमने समझा था तो ये समझा था कि सूर्य एवं चंद्र धीमे धीमे पार की ओर जाएंगे, इस प्रकार। अब यदि मैं इसी भाग को यहाँ लूं, ये 1768 भाग, तो आप देखेंगे कि सेंटर से जैसे जैसे बाहर जा रहा है वैसे वैसे ये भाग, अब यदि हम योजन में समझे तो बढ़ते जा रहे हैं। तो यदि हम इसको योजन प्रति मुहूर्त ले, तो समस्या ये होती है कि हर मंडल में इसकी गति बदल रही। तो भगवान ने क्या बताया कि हमको हर मंडल में उसकी गति को निश्चित रखने का क्या तरीका है। तो उसको गति को निश्चित रखने का ये तरीका कि उसको भाग प्रति मुहूर्त कह दो। मतलब यदि चंद्र सबसे अंदर वाले मंडल में है तो वो ऑटोमेटिकली धीमा चलेगा और एक मुहूर्त में 1768 भाग ही कवर करेगा। अब जब वो बार के मंडल में जा रहा है, तब बार के मंडल में उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मतलब जैसे ये सर्कल बड़ा हुआ, इसकी परिधि बड़ी, सरकमफ्रेंस बढ़ा, तो वो ऑटोमेटिकली 1768 भाग जो है इसका वो कवर करेगा। और वो एक ही मुहूर्त में कवर करेगा। भले ये बढ़ गया, ये कम होते गया, मतलब वो जैसे जैसे बाहर जा रहा है वो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ा रहा है, जैसे जैसे वो अंदर आ रहा है वो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ा रहा है। पर वो रेशियो कितना है, तो रेशियो जो हमने बताया वो वही रहने वाला है, 1768 भाग प्रति मुहूर्त। सूर्य का 1830 भाग, क्योंकि सूर्य में भी मंडल है। और नक्षत्र क्या है, तो नक्षत्र अपने स्थान पर स्थिर है। मतलब नक्षत्र के 8 मंडल है, जो 510 योजन का बेल्ट है उसमें। और उस 8 मंडल में नक्षत्र अपने स्थान पर स्थित है। और नक्षत्र 1835 भाग प्रति मुहूर्त से अपनी गति
मेरु की प्रदक्षिणा करते रहेंगे। तो ये जो है इसको समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम सूर्य संवत्सर, चंद्र संवत्सर और आदि जितनी भी दूसरी गणना उसको समझेंगे, जो 5 हमने संवत्सर के प्रकार देखे, उसमें मेन रोल इसी का है। तो जब आप ये समझेंगे तो आज के अंदर वर्तमान में होने वाली जो गणित है, जो सूर्य का संवत्सर, चंद्र संवत्सर, या जिसको इंग्लिश में सोलर ईयर, लूनर ईयर सब जो बोल रहे हैं, उसके प्रिंसिपल्स को भी समझने का जो बेस है यही है। तो थोड़ा सा शायद ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर इसको आप रिपीटिशन में देखेंगे तो समझ आएगा। यहाँ पर ज्योतिष परिवार जो है इरवत का, उसके 54,900 भाग बताए हैं, भारत के 54,900 भाग बताए, कुल भाग 1,09,800 है। अब वर्तमान में जैसे वृत्त को, मतलब सर्कल को 360 डिग्री के रूप में परिभाषित किया है, उसी प्रकार यहाँ पर हमने जम्बूद्वीप के क्षेत्र को 1,09,800 आकाश के भागों में विभाजित किया है, जिसमें 2 ज्योतिष के परिवार है। एक परिवार के अंदर 54,900 भाग है, दूसरे परिवार में भी 54,900 भाग है। अभी हमें कहाँ से मिला है? तो श्री जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में इन सभी का डिटेल है। अब यहाँ पर जो हमने एक मुहूर्त की गति बताई वो हमने डिस्कस किया कि चंद्र में 1768 भाग प्रति मुहूर्त, सूर्य में 1830 भाग प्रति मुहूर्त और नक्षत्र में 1835 भाग प्रति मुहूर्त। तो यही हमें कवर करना है। आगे वाले लेक्चर में हम समझेंगे कि सूर्य संवत्सर किसे कहते हैं, चंद्र संवत्सर किसे कहते हैं, नक्षत्र संवत्सर किसे कहते हैं। तो ये तीनों का जो बेस है वो पूरा का पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, और ऋतु संवत्सर और अभिवर्धित संवत्सर इन्हीं से डिराइव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आज का जो सेशन है हमारा यहीं तक रखेंगे। जय जिनेन्द्र।